जब दुनिया कलम पकड़े नहीं जानती थी तो हिंदुस्तान में जीरो का खोज हो चुका था। आर्यभट्ट स्पेस का गोता लगा रहे होते हैं, ब्राह्मीण ट्रायंगल का इक्वेशन ड्राइव कर चुके होते हैं। वहीं जब पूरा यूरोप घोर अंधकार में डूबा हुआ था तो हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ चुकी होती है और अपने इल्म का शम्मा पूरा दुनिया में रोशन कर रहा होता है। इस यूनिवर्सिटी पे पड़ती है एक काला साया ऐसा पड़ता है कि इस यूनिवर्सिटी में आग लगा दी जाती है। दुनिया की सबसे महान और सबसे पहले यूनिवर्सिटी को जलाकर खाक कर दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय की, जो बिहार में स्थित है। अगर नालंदा को नहीं जलाया गया होता तो आज दुनिया और देश का नक्शा कुछ और ही होता। अब सवाल आता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने जलाया और जलाने के पीछे किसी के क्या दुश्मनी हो सकती है। नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाए जाने के पीछे दो थ्योरी काम करती है। पहला, फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर, बख्तियार खिलजी ने जलाया, और दूसरा थ्योरी है ब्राह्मणों ने जलाया। आज की इस वीडियो में हम फैक्ट और एविडेंस के आधार पर जांच करेंगे कि आखिर किसने जलाया और कौन है दोस्त जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई। मिनाजुद्दीन सिराज अपने किताब तबकात नासिरे में लिखता है कि बख्तियार खिलजी हिंदुस्तान में आता है। हिंदुस्तान में एक सूफी से मुलाकात होता है। सूफी को वो मदद करता है, बदले में सूफी से दुआ देता है और कहता है, बख्तियार तुम जाओ, बंगाल की गद्दी तुम्हारी इंतजार कर रही है। बख्तियार खिलजी अपने 18 साथियों के साथ बंगाल की तरफ घोड़ा दौड़ाता है। सूफी के बाद उसे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि राजा लक्ष्मण सेन के महल में घुस जाता है और मार काट मचा देता है। राजा लक्ष्मण सेन महल छोड़कर भाग जाता है। राजा लक्ष्मण सेन के महल छोड़कर भागने के पीछे साइकोलॉजी वर्क कर रहा था। साइकोलॉजी ये थी कि ब्राह्मणों ने बंगाल में ऑलरेडी अफवाह फैला रखा था कि राजा लक्ष्मण सेन की हुकूमत जाने वाली होती है, और वो लोग अफवाह इसलिए फैला रहे होते हैं क्योंकि राजा लक्ष्मण सेन से वो नाराज थे। नाराजगी इस बात से थी कि राजा लक्ष्मण सेन बुद्ध मत से प्रभावित थे और ब्राह्मण उनसे नफरत करने लगे थे। इसलिए उन लोगों ने बंगाल में इस तरह का अफवाह फैलाई और राजा लक्ष्मण सिंह को जैसे ही पता चला कि महल में हमला हो गया, डर के मारे वो महल छोड़कर भाग जाते हैं। इस पर मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। अब शुरू होती है यहाँ से असली कहानी। बख्तियार खिलजी के बंगाल पे कब्जा हो जाने के बाद कुछ समय गुजरा था कि वो बीमार रहने लगा। बीमारी ऐसी थी कि लगता था कि उसकी मौत हो जाएगी। उसने बहुत सारे डॉक्टरों से दिखाया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तब उसके एक दरबारी ने उसे राय दिया कि बिहार की एक जगह है जिसका नाम नालंदा है। वहाँ पे एक विश्वविद्यालय है जहाँ पे एक आचार्य रहते हैं। आचार्य बहुत काबिल है, जहाँ जो भी उनके पास जाता है उसका बीमारी को ठीक कर देते हैं। आपको वहाँ जाना चाहिए। बख्तियार खिलजी ये बात सुना और बिहार के लिए सफर शुरू कर दिया। अपने फौज के साथ बिहार पहुंचा, आचार्य से मिला। आचार्य ने कहा कि मैं आपकी बीमारी को ठीक कर दूंगा और उसने दवा दी। बख्तियार खिलजी ने हाथ में दवा लिया और देखा और कहा कि मैं आपके कैसे यकीन कर सकता हूं कि ये दवा आपने दवा ही दिया है, क्या पता आपने जहर दे दिया हो, मुझे आप कोई और तरीका से ठीक कीजिए। आचार्य ने कहा कि आपको हम पे भरोसा नहीं है तो दवा मत खाइए, हम आपको बिना दवा के भी ठीक कर सकते हैं। बख्तियार खिलजी ने कहा कि वो कैसे। तो आचार्य ने अपने नौकर की आवाज दी और कहा कि लेके आओ। नौकर लेके आता है तो क्या लाता है? लेकर आता है कुरान शरीफ। आचार्य कुरान शरीफ बख्तियार खिलजी को देते हैं। बख्तियार खिलजी से कहते हैं कि रोज आपको कुछ पन्ने इसके पढ़ने हैं। बख्तियार खिलजी रोज कुरान शरीफ की आयत पढ़ने लगा। धीरे धीरे ड्रामेटिकली तौर पे उसकी तबीयत ठीक होने लगी। बख्तियार खिलजी परेशान हो गया कि मेरे तबीयत कैसे ठीक हो रहे हैं। बाद में ये डिस्कवर हुआ कि कुरान शरीफ के हर पेज पे आचार्य ने दवा लगा दिया था। बख्तियार खिलजी को जब ये बात पता चला तो उसको लगा कि ये चीटिंग है। उसने गुस्सा करके हमला कर दिया और नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। कुछ लोग तबकात नासिरी को प्रूफ के तौर पे पेश करते हैं। तबकात नासिरी के ये पेज जो मैंने स्क्रीन पर लगाया है, इसको पढ़ने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा पे अटैक किया था और इसने ही जलाई थी नालंदा विश्वविद्यालय की। लेकिन इस कहानी में बहुत बड़ा लूप होल है, उसको भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले उस दावे की तरफ चलते हैं जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी। इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इतिहास में चलते हैं पीछे। जब सम्राट अशोक ने कलिंग पे हमला करता है, उसके बाद इसकी विक्ट्री हो जाती है। जब युद्ध स्थान पे पहुंचता है तब क्या देखता है कि हर तरफ लाश ही लाश बिखरी हुई है, कहीं बच्चे की, कहीं बूढ़े की, कहीं औरतों की। जितना अपने उसे विक्ट्री पे खुशी नहीं है, उससे ज्यादा इस बात का दुख हुआ कि हमने कितने मासूम बच्चों को मार दिए, कितने सुहाग उखाड़ दिए, कितने बच्चों को ऑर्फन बना दिया। फिर वो इख्तियार करता है अहिंसा का रास्ता। अहिंसा का रास्ता यानी गौतम बुद्ध की रास्ता। बुद्ध धर्म मानने वालों में शामिल हो जाते हैं। बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे स्तूप बनवाता है, बहुत सारे मंदिर बनवाता है, बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाता है, जिससे बुद्ध धर्म यानी अहिंसा की प्रचार प्रसार किया जा सके।
तो जमाने में इंसानों के बलि, जानवरों के बलि और कर्म कांड पर अशोक ने पाबंदी लगा दी है। बुद्ध धर्म बराबरी पर विश्वास करता था, वहीं ब्राह्मण धर्म ऊंच नीच पर विश्वास रखता था, जिससे विचलित होकर बड़ी तादाद में लोग बुद्ध धर्म की तरफ भागे और अहिंसा का रास्ता इख्तियार करने लगे थे। देखते ही देखते बुद्ध धर्म का दुनिया भर में डंका बजने लगा, जिसमें चाइना, थाईलैंड, कोरिया, इंडोनेशिया, तिब्बत, म्यांमार, दुनिया भर के कोने कोने में बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार होने लगा था। ब्राह्मणों ने ये देखा कि बुद्ध धर्म इतनी तेजी से ग्रो हो रहा था, हमारी एक्जिस्टेंस से खतरा मंडराने लगा है। उन लोगों ने फिर रची एक खूनी साजिश। अशोक सम्राट के बाद उसका बेटा गद्दी संभालता है। उसका सेनापति होता है पुष्पमित्र सिंह। ये ब्राह्मण होता है। पुष्पमित्र सिंह मौका पाकर अशोक के बेटे बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर देता है और ब्राह्मण राष्ट्र की घोषणा कर दी। साथ ही साथ बुद्धों पे कहर ढहा दिया। पुष्पमित्र सिंह ने बुद्ध भिक्षुओं की गर्दनें उतार दी, बुद्ध स्तूपों को तोड़ा, मठों को उजाड़ा और उनके बनाए हुए बुद्ध यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। पर बुद्धों को मारने से बुद्ध धर्म को खत्म नहीं कर सकता था, इसलिए उसने रची साजिश और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जितने भी सिस्टम थे, सिस्टम पे चोट पहुंचाना शुरू किया। एक एक करके उनकी यूनिवर्सिटी, स्तूपों और मंदिर को उजाड़ना, तोड़ना और उसमें आग लगाना शुरू कर दी। उसने इतने कहर ढाए बुद्धों पर के बुद्ध हिंदुस्तान छोड़कर दुनिया के विदेश विदेश जाने लगे। यहाँ चाइना, म्यांमार, तिब्बत में पनाह लेने लगे। उनकी हाल वैसे ही था जैसे आज के रोहिंग्या मुसलमानों की। ये जुल्म यहीं तक नहीं रुका, बल्कि आने वाले ब्राह्मण मत के मानने वाले राजाओं ने ये जुल्म जारी रखा। बुद्ध धर्म के मानने वाले मंदिरों पे हमला करते रहे, यहाँ तक कि वो पेड़ भी काट दी जहाँ पे गौतम बुद्ध ज्ञान मिला था। पर यहाँ भी ब्राह्मण राजा नालंदा की फंडिंग रोक चुके थे। आसपास के बसने वाले गांव के लोग ब्राह्मण धर्म के इन्फ्लुएंस में आकर नालंदा में दिए जाने वाले दान रोक चुके थे। दान की कमी और ब्राह्मणों के अत्याचार की वजह से नालंदा अपना प्रतिष्ठा खो चुका था। सच यह है कि नालंदा अंदर से खत्म हो चुका था। सिर्फ उसके कुछ स्टूडेंट, एक दो गुरु और उसके कुछ दीवारें बची थी। फिर 1193 में बख्तियार खिलजी की एंट्री होती है, जो दिल्ली से चलकर बंगाल जाता है और बंगाल में कब्जा करता है और एक किले पे हमला करता है, किले में आग लगाता है, जिसका जिक्र तबकात नासिर में मिनहाजुद्दीन सिराज करता है। मैं यहाँ पे तबकात नासिर की किताब की इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन के स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप उसको पढ़िए, साथ में मैं एक एक लाइन इसके एक्सप्लेन करता हूँ। तबकात नासिर की स्पीच को गौर से पढ़ने से पता चलता है कि खुद मिनहाजुद्दीन सिराज ये हमला नहीं देखा होता है, बल्कि फरगना के दो भाइयों के बताए हुए बात को कोट कर रहा है। आपको बता दूं कि मिनहाजुद्दीन सिराज पर्सनल हिस्टोरियन है। उसके जन्म 1193 में होती है और उसी वक्त बंगाल में बख्तियार खिलजी का हमला होता है। इस हिसाब से जब बख्तियार खिलजी बंगाल पे हमला कर रहा होगा तो मिनहाजुद्दीन सिराज कुछ महीने का रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 30-40 साल बाद मिनहाजुद्दीन सिराज अपनी किताब तबकात नासिर में जो बात लिखता है वो बात सुनाई है, बल्कि उसने अपनी आंखों से नहीं देखा होता है। दूसरी बात, तबकात नासिर के स्पेस को गौर से पढ़ने पर पता चलता है कि कहीं भी तबकात नासिर में ये मेंशन नहीं है कि बख्तियार खिलजी बिहार पर हमला किया, और ये भी मेंशन नहीं है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने चलाया। गौर से पढ़ने पर पता चलता है कि बख्तियार खिलजी ने किताबों को इकट्ठा करने का हुक्म दिया था और किताबों को पढ़ने पढ़ाने का भी काम किया। इससे पता चलता है कि वो किताबों को इज्जत करने वालों में से था। तो ये बात क्लियर हो चुका है कि बख्तियार खिलजी नालंदा पर हमला नहीं किया, ना ही किताबें जलाई, गया ही नहीं, इवन बिहार भी नहीं गया। जो बात ऊपर हो रही है वो उदंतपुरी की हो रही है, जो कि बंगाल में स्थित है। उसने उदंतपुरी में कुछ तोड़फोड़ की, जिसकी पुष्टि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में उसके जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला। इस बात को मजबूत बनाने के लिए कई एविडेंस मौजूद है, जिसको मैं 1 to 1 कोट करता हूँ। तिब्बत का ट्रैवलर धर्मस्वामी इंडिया आते हैं 1228 में, 1236 तक इंडिया में रहते हैं, 6 महीना तक नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। अगर बख्तियार खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया होता तो तिब्बत की धर्मस्वामी कैसे 1228 में इंडिया में आकर पढ़ते। ये प्रतीत होता है कि तिब्बत के धर्मस्वामी का हिंदुस्तान में आना और 1228 से 1236 तक रुकना, नालंदा में 6 महीना तक पढ़ना, इस बात का गवाही देता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नहीं जलाया था। बख्तियार खिलजी के मरने के बाद, यानी बख्तियार खिलजी 1208 में मरा, उसके मरने के बाद स्टिल नालंदा विश्वविद्यालय अपने दमखम पर खड़ा था। वहाँ पर पढ़ाई होती थी, स्टूडेंट पढ़ते थे, ट्रैवलर्स आते थे, ट्रैवलर्स पढ़ते थे। अब आते हैं प्रूफ नंबर 2 की तरफ। कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार में कहा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया। ये कहानी सरासर फर्जी कहानी है।
प्रूफ नंबर 3, आरपी जायसवाल अपनी किताब बायोग्राफी ऑफ धर्मस्वामी में लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी ने अगर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया होता तो धर्मस्वामी हिंदुस्तान 1228 में आते और 6 महीना तक यहाँ पे कैसे पढ़ते। उन्होंने बहुत सारे एविडेंस अपनी किताब में डाला है, आप उसको पढ़ सकते हैं, जो गवाही देता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय नहीं जलाया था। प्रूफ नंबर 4, पीपीएससी में यह सवाल आ चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नहीं जलाया, जिसका सही जवाब था बख्तियार खिलजी। यानी बिहार सरकार इस बात को मानती है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नहीं जलाया था। यहाँ तक सारे प्रूफ और एविडेंस को खंगालने के बाद ये बात तय हो गया कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नहीं जलाया, बल्कि उसको बदनाम करने की पूर्णतः कोशिश की गई। अब सवाल उठता है कि अगर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नहीं जलाया तो किसने जलाया? क्या वो ब्राह्मण थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई, बड़ी चालाकी से बख्तियार खिलजी का नाम गढ़ दिया? इसका जवाब तिब्बत के ट्रेवलर तारानाथ देते हैं। तारानाथ अपने किताब में लिखता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था, उसमें आग लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण ही थे। तारानाथ के अलावा बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, बहुत सारे ट्रेवलर हैं जिन्होंने कहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने जलाई थी, जिसमें पेंग सिंह जोंग भी हैं जिन्होंने। अब आते हैं हम कंक्लूजन का तरफ। बख्तियार खिलजी जब बंगाल पर कब्जा करता है तब तक नालंदा विश्वविद्यालय ऑलरेडी अपना प्रतिष्ठा खो चुका होता है, ऑलरेडी ब्राह्मणों के अत्याचार से अपना आखिरी सांस ले रहा होता है। इस बात की भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बख्तियार के आने से पहले नालंदा विश्वविद्यालय पर कई ब्राह्मण हमले हो चुके थे। 11वीं शताब्दी के ब्राह्मण शासक नालंदा की मदद के बजाय विक्रमशिला की मदद कर रहे थे। इवेंचुअल सम्राट राजेंद्र प्रथम 1020 में नालंदा विश्वविद्यालय की हेल्प करने से मना कर देता है और ब्राह्मणों को दान में जमीनें देता है। प्रूफ और एविडेंस को खंगालने के बाद हम इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के पतन में कोई एक कारण नहीं थे, बल्कि बहुत सारे कारण थे, जिसमें मुख्य कारण था ब्राह्मणों की बुद्ध धर्म से नफरत, उनके प्रति लड़ाई, जिसकी वजह से नालंदा विश्वविद्यालय खत्म होने लगा था। नालंदा विश्वविद्यालय की क्या ही बात करें, हम पूरे हिंदुस्तान से बुद्ध धर्म नहीं मिटा दिया गया। बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले नालंदा विश्वविद्यालय के ब्राह्मण कैसे छोड़ सकते थे, इस बात को भी हम एक बार सोच सकते हैं। फैक्ट यह है कि जिस देश में गौतम बुद्ध पैदा हुए उस देश में बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग बचे ही नहीं है। ब्राह्मणों के अत्याचार इतना हुआ कि बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग हिंदुस्तान से छोड़कर तिब्बत, चाइना, ताइवान और दुनिया भर के कोने कोने में शरण ले लिए। जिस देश में गौतम बुद्ध का ज्ञान मिला उस देश में ही बुद्ध धर्म नहीं बचा। ब्राह्मणों के अत्याचार से बुद्ध धर्म का पलायन होता गया। धीरे धीरे बुद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी स्तूप थे, जितने भी चीजें थी, सारी का सारी खत्म हो गए। अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान में बुद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या आज ना के बराबर बची है। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय की फैलाई गई प्रकाश की वजह से जिस देशों में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रकाश गया, जहाँ जहाँ से ट्रेवलर आए वहाँ पे बुद्ध धर्म आज मेजोरिटी में है। जैसे चाइना, कोरिया, ताइवान, तिब्बत और म्यांमार में बुद्ध धर्म का मानने वाले मेजोरिटी में वहाँ भरा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान से ही बुद्ध धर्म क्यों मिट गया और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले सारे स्तूप, सारे मंदिर क्यों मिटा दिए गए, इस बात को एक बार सोचने की जरूरत है। मैं ये भी आपको बता दूं कि इस्लामिक शासक जो हिंदुस्तान में आए उन लोगों ने नए धर्मों के उदय को साथ दिया, धर्मों को नहीं मिटाया। इस्लामिक काल में सिख धर्म का उदय हुआ और आज भी सिख धर्म है, लेकिन बुद्ध धर्म की प्रचार प्रसार जिस देश में होनी चाहिए थी उसी देश में बुद्ध धर्म को मिटा दिया गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया, इस बात को आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मैं ये भी कहूंगा कि नए नए थ्योरी आती रहती है, नए नए चीजें एविडेंस निकलते रहते हैं। जो बात हमने अभी तक कंक्लूड किया यही आखिरी सच है, ये भी सच नहीं है। इसलिए मोहब्बत सौहार्द बनाए रखिए, एक दूसरे पर रिस्पेक्ट कीजिए। हर चीज को आखिरी सच भी मानना सही नहीं है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। मैं उम्मीद कर सकता हूं हमारे रिसर्च की बुनियाद पर जो वीडियो हमने बनाया आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।